आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज आपसे भेंट करवा रहे हैं रिटायर्ड जज सीएल थूल साहब से। सीएल थूल साहब बड़े लंबे समय तक राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हम समझना चाहेंगे कि सेंसस का वास्तव में क्या महत्व होता है। सही बात है कि जब ये जनगणना का जी जो ताल्लुक क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई और उसकी ज़रूरत देश के विकास के लिए, जी देश का विकास यानी कि समाज का विकास, सभी तरीके से किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए जनगणना का महत्व बहुत ही है। जनगणना ये जब ब्रिटिश काल में 1872 में पहला जनगणना ब्रिटिश में किया, ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। लॉर्ड मेयो करके थे, उन्होंने शुरू वहाँ पर की ब्रिटिश में, और अपने इंडिया में भी ये फिर चालू हुआ। और यहाँ जब मॉन्टेग्यू आए, उसके बाद में पहले सेंसस के जो कमिश्नर थे मिस्टर हंट, वो इंडिया में 1921 में पहला सेंसस यहाँ पर हुआ, मतलब जिसको सेंसस कहा जाएगा, जनगणना जो है। हाँ। इसकी ज़रूरत यह है कि उसकी जो डेफिनेशंस है, उसकी जो परिभाषाएं है, वो परिभाषा ऐसी है कि जनगणना ये ऑफिशियल सर्वे, ये सर्वेक्षण है कि इस देश की जो लोक संख्या है, इस देश के जो लोग हैं, वो लोगों की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और फिर जातीयता, ये सभी चीज़ों की उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सभी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद उस देश की तरक्की करने के लिए जो शासन का जितना भी फंड है, वो फंड किस प्रकार से आवंटित किया जाना चाहिए। अब महाराष्ट्र स्टेट, केरला और पांडिचेरी या तुम त्रिपुरा, ये सभी स्टेट इंडिया के हैं, लेकिन उनकी जो वैरायटीज़ है, उनकी जो विविधता है, महाराष्ट्र से हम त्रिपुरा की तुलना नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ की तुलना तुम बंगाल से नहीं कर सकते। तो जब उनकी विकास है, सब भारत के सभी तबके हैं, सभी राष्ट्र, ये जो प्रदेश है भारत के हैं, तो सर्वांगीण विकास जब करना है भारत का, तो ये सभी जो स्टेट है, इनकी परिस्थिति में विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको उद्योग देने के लिए, उनको वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, शासन की जो जवाबदारी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उसके लिए सेंसस करना और ये इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेना ही जरूरी होता है। इसका मतलब सीधी भाषा में समझे तो ये जो पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, ये हमारे प्लानिंग कमीशन के काम का डाटा है। बिल्कुल सही है आपका। प्लानिंग कमीशन इस पर, इसके आधार पर देश के लिए योजनाएं बनाता है। सर, एक इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ जाति न्याय जो जनगणना है, इसकी बड़ी मांग भी उठती है कि भाई ओबीसी की जाति न्याय गणना अभी नहीं हो रही है। क्या हमारे यहाँ ये कभी हुआ था? ये बात बहुत पहले से आ रही है कि भारत ये ऐसा देश है जी, जो हमारा भारत देश ऐसा है कि यहाँ इतनी विविधता है, भाषा की विविधता है, यहाँ तुम्हारी रूढ़िवादी परंपरा की विविधता है, धर्म की विविधता है, और जातीय व्यवस्था यहाँ बहुत ही गहरे मूल तक पहुँची हुई है। और उसके वजह से यहाँ जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन अलग तरीके से अभी देखते हैं अपन कि जितने अभी जिसको अपन अनुसूचित जाति और जनजाति कहेंगे जी, इनका विकास तो करना जरूरी है, क्योंकि ये विकास के पूरे जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य प्रवाह है, वहाँ से दूर रह चुके हैं। क्यों कि यहाँ की जो धार्मिक विचारधारा थी, तो विचारधारा से कई साल, और इसीलिए बाबा साहब ने जब सामाजिक जीवन में अपना पदार्पण किया, उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये जो पिछड़े समाज के लोग जो है, अनुसूचित जाति और जमात के लोग, इनको हम किस तरीके से
मुख्य प्रभाव में लाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। जी। तो ये कैसा मिलेगा, इनकी जानकारी कैसे मिलेंगी? जब तक तुम्हारा सेंसस आपके पास में उपलब्ध नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये समाज जो है या ये जातियाँ हैं अलग अलग, इनका विकास हुआ है कि नहीं है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और तरीके से जो तरीके होना चाहिए वो उनकी तरीके हुई कि नहीं, ये कहाँ से मिलेगा आपकी जानकारी? ये मिलेगी जनगणना से। और इसीलिए उनकी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम जनगणना के आधार पर ले करते हैं। आपने ऐसा भी कहा कि ये जो जितना भी हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो जानकारी हम लेते हैं, उससे प्लानिंग कमीशन और प्लान जो है, प्लानिंग एजेंसी है जो हर एक देश की, वो फिर उस तरीके से अपना नियोजन करती है कि हमको क्या करना है, ये 5 साल में 10 साल में हमको किस प्रकार से किस विभाग को हमको कमियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या करना है और किस विभाग में ज़्यादा यह है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अपने यहाँ ये जो ट्राइब्स के और कास्ट के जो शेड्यूल बने हैं, हाँ। इसमें तो कई जातियाँ हैं। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा कहता है, क्योंकि आपने इतने बरसों से प्रशासन के साथ काम किया है, आपने स्वयं भी एट्रोसिटीज़ के मामले पर बहुत लंबे समय तक काम किया है। आपको क्या लगता है कि इस डाटा के आधार पर जो प्लान हुए, मतलब इनके एट्रोसिटीज़ के से बाहर आने के लिए या फिर एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए कैसे कैसे प्लान बनते रहे, आपको क्या लगता है? देखिए, अपने भारत में पहले से ही जब यहाँ देखा गया कि धर्म के नाम पर जी। और धर्म की वजह से कितनी लोगों पर अन्याय हो रहे हैं और कैसी कैसी जातियों का शोषण हो रहा है, ये चीज़ आप देखते आए। इसलिए पहले इंग्लैंड से यहाँ 1908 में एक कमीशन आया और उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ एक अदर देन अपर कास्ट के लोग और उससे पिछड़े समाज के लोग, इनमें क्या उनकी दिक्कतें हैं, उसके लिए पहले सर्वे किया जाए। वो सर्वे पहले हुआ, फिर 1912 में हुआ, फिर 1918 में हुआ। ये सब आते हुए और फिर बाबा साहब ने साइबरबर्ग कमीशन के सामने, साइमन कमीशन के सामने ये सब चीज़ों का लेखा जोखा दिया और उन्होंने बोला कि भाई हमारे समाज यहाँ देश में अनुसूचित जाति की लोगों की कितनी पीड़ाएं हैं, उनका कितना शोषण होता है और उन पर कितनी ये जो अत्याचार होते हैं, इस चीज़ का सोच के उन्होंने कंटिन्यूस उसका क्या बोलते हैं फॉलोअप किया, उसके पीछे लगे और उन्होंने ये देश में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी, साइमन कमीशन को दी। साइबर कमीशन के सामने भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और वहाँ सब यहाँ की परिस्थिति की जानकारी दी। और वो क्लब हुआ कहाँ, किसके साथ में? तुम्हारे जनगणना के साथ में, सेंसस के साथ में 1921 के। फिर इनके लिए कानून करना जरूरी था, इसलिए इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज़ें जब सामने आई तो 24 अप्रैल 1936 में उनको प्रेसिडेंट ऑर्डर यानी किंग्स ऑर्डर हुआ, जब इसको अपन प्रेसिडेंट ऑर्डर बोलते हैं अभी, शेड्यूल कास्ट का जो अभी है वो उस वक्त शेड्यूल बनाया गया 24 अप्रैल 1936 में प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो उस वक्त में जो जातियां शेड्यूल में आइडेंटिफाई की गई थी, क्या वही जातियां हैं या फिर बाद में ये शेड्यूल भी रिवाइज्ड होते रहे? जैसे जैसे परिस्थिति आई, अब ये जो शेड्यूल बना उसके लिए भी पूरे रीजनल वाइज उसका सर्वे किया गया, जिसकी जनगणना बोलते हैं उस वक्त भी की गई है। और उसके बाद में ये प्रेसिडेंट ऑर्डर 1936 में आया और वही ऑर्डर जब इंडिपेंडेंस अपना आया, हमको स्वतंत्रता मिली, तो हमने 1950 में प्रेसिडेंट ऑर्डर यहाँ पर राष्ट्रपति आदेश जो बोलते हैं उसको, जिसमें शेड्यूल बनाए गए और उस शेड्यूल में बहुत सारी सब जातियाँ आ गई। हाँ, और उनका कैसा प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन भी 1936 के बेसिस पर 1936 का जो ऑर्डर हुआ प्रेसिडेंट किंग्स ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसके बाद में उसका कन्वर्शन हुआ राष्ट्रपति आदेश में और उसका 1950 का ऑर्डर बना। वो उसमें अमेंडमेंट्स आई, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आ गई। अच्छा। और
उसके लिए अपन देखते हैं कि जैसा 50 का हुआ, 50 के बाद में बाबा साहब जब 1956 में 14 अक्टूबर को अपना बौद्ध धर्म का स्वीकार कर रहे थे और पूरा उसका प्रचार हुआ, तो 24 सितंबर, ये डेट्स बड़ी अजब है, अपन देखेंगे 1956 में फिर से प्रेसिडेंट ऑर्डर चेंज हुआ। पहला 50 का प्रेसिडेंट ऑर्डर में क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण करने के लिए उनमें एक ही है कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको आरक्षण जो देने की है, हिंदू में के अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जमाति के लोग, उसके बाद में सिख और बौद्ध, ये सब थे, जैन थे, ये 1950 के ऑर्डर में। लेकिन 56 में क्या हुआ, ये 24 सितंबर 56 में उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो और सिख धर्म के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको ही बेनिफिट दिया जाएगा। देखिए सोच वहाँ मतलब शेड्यूल कास्ट में, और बौद्धों को वहाँ पर से उसने एलिमिनेट किया। अच्छा, क्योंकि बौद्ध उसमें पहले हिंदू के इसमें जब थे 50 के ऑर्डर में, वहाँ जैन और बौद्ध इनको भी लगाया था क्योंकि हिंदू समझा गया था उनको, तो हिंदू धर्म के शेड्यूल कास्ट करिए। लेकिन 56 में अपन ने जब बुद्ध धर्म, बाबा साहब के आदेश से अपन ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया करके अपन 56 में ये हो गए, तो उससे पहले ही उन्होंने प्रेसिडेंट ऑर्डर बदल दिया और उसमें से बुद्धिस्ट को निकाला। फिर वो कंटिन्यूस स्ट्रगल चालू रहा। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद में, बाबा साहब यहाँ जाने के बाद फिर अपने लोगों में बहुत संभ्रम पैदा हुआ। लेकिन एक बात बहुत ध्यान में रखने लायक है, खास करके नागपुर उसका महत्वपूर्ण बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा साहब का 14 अक्टूबर के बाद में 15 को जब नागपुर महापालिका में सत्कार किया गया, सम्मान किया गया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त बाबा साहब ने सबको ये बताया कि आपने हिंदू धर्म से उसका त्याग करके आप बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, आप घबरा रहे हैं कि हमारा आरक्षण क्या होगा, हमारे आरक्षण के बारे में क्या होगा। बाबा साहब ने उस वक्त बताया कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपका आरक्षण मेरे जेब में है। जब बाबा साहब कोई भी बात कहते थे तो उसके पीछे बहुत बड़ी उनकी सोच रहती थी, बहुत आगे की सोच रहती थी, और वो जो धर्मांतरित बौद्ध है उनके आरक्षण का उन्होंने सोच के रखा था। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त में हम लोग देखते हैं कि ये सेंसस का जब प्रोग्राम शुरू होता है तो पूरा ये जो धर्मांतरित समुदाय है, मतलब जो 1956 के बाद जो धर्मांतरित हुआ है, ये समुदाय के पास बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सेंसस वाले लोग जब घर पे आए तो हम लोग कैटेगरी में क्या लिखे, कास्ट में क्या लिखे, रिलीजन में क्या लिखे, ये बड़े संभ्रम में रहते हैं। आप कैसा मानते हैं, क्या ऐसे संभ्रम आपने भी देखे हैं? मैं देखे हैं और मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ जी। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप हर चीज़ का, हर शब्द का जो अर्थ होता है उसके पीछे क्या है ये समझना जरूरी है। धर्म और जात ये दो चीज़ें पूरी तरह से अलग अलग है। धर्म में कोई भी धर्म रहो, क्रिश्चियन रहो, इस्लाम रहो, तुम्हारा पारसी रहो या कोई भी धर्म रहे, उसमें ये धर्म में अनेक जातियों का समूह होता है, उसमें अनेक जातियाँ रहती है और अनेक जातियों का एक समूह होता है और हर एक जात का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। उनका हर एक का एक अलग अपना उनका सोच रहती है, उनकी अलग परंपरा रहती है, उनकी अलग रूढ़ियाँ रहती है, उनकी देव देवताएं अलग अलग रहती है और ये उनके साथ में एक धर्म बनता है। तो धर्म और जात ये दो चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग है, ये हम सोचते नहीं। और धर्म जो है ये मैं जन्म के बाद में अडॉप्ट करता हूँ और कभी भी एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में जा सकता हूँ। ये हर आदमी ने, हर भाइयों ने सोचना चाहिए, हर बहन ने सोचना चाहिए कि धर्म मैं जन्म के बाद में कभी भी ले सकता हूँ।
और मेरा धर्म मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ जातियों के बारे में नहीं हो सकती। जाति जो है ये आपकी जन्म के साथ में आती है, आपके मरने तक तुम्हारी जाति रहती है। और ये जाति और धर्म जब तक ये दो अलग है ये आप नहीं सोचेंगे, तब तक आप में कन्फ्यूजन रहेगा। अभी सवाल जो आता है, बहुत आपने अच्छा ये संभव के बारे में बताया, हम ये नहीं सोचते कि बौद्ध जो धर्म है ये बौद्ध धर्म है, ये जाति नहीं है। लेकिन हम अपने ढंग से कुछ तो भी नई बातें बताना शुरू करते और उसमें उसका विपरीत परिणाम क्या होते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसका सोचते। मैं बहुत सीधा सीधा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या लिखा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्मांतरित होते समय उनकी जो जाति थी वो जाति उनके यहाँ नहीं है और इसलिए जाति को छोड़ देना चाहिए और धर्म को लिख देना चाहिए। यहाँ एक गलत सोच है, मैं सीधा बोलूँगा। ऐसा सोचने वाले लोग हैं, ये पूरे तरीके से ये जो समस्या है इसको समस्या को समझते नहीं। तो इसका कानूनी पहलू या फिर इसका व्यावहारिक पहलू कैसा देखते हैं? वही बताना चाह रहा हूँ मैं कि देखिए, मैंने जब ये आपको बताया कि धर्म हम कभी भी बदल सकते हैं और एक धर्म से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन जन्म से जो जाति आपके आती है वो जन्म से आने वाली जाति आपके आखिर तक रहती है, जैसा मैंने अभी बताया। अभी देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर बदले अलग अलग, वहाँ पर इंक्लूजन ऑफ कास्ट और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट होता है, यानी जाति का, धर्म का एक्सक्लूजन नहीं होता। शेड्यूल में जातियों का एक्सक्लूजन और इंक्लूजन होता है, धर्म का नहीं होता। अभी देखिए, हम जब 1956 में लेने के बाद में प्रेसिडेंट ऑर्डर 56 में बताया मैंने, सितंबर में चेंज हुआ, वहाँ से बुद्धिस्ट को एलिमिनेट किया, वहाँ से आकार निकाल के बाजू में किया। फिर जो फॉलोअप करने के बाद 3 जून 1990 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर अमेंड हुआ, दोनों हाउसेस ने अमेंड किया और वहाँ पर स्पेसिफिक है हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी अनुसूचित जाति के लोग, कॉमा, सिख धर्म में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो, और जिन अनुसूचित, यहाँ चेंज किया, सेंटेंस कैसा चेंज हुआ, जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, ऐसे सभी लोगों को आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। दो चीजें कैसी आ गई यहाँ पर, धर्म और जाति। बौद्ध धर्म में जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने धर्मांतरण किया, दे आर एंटाइटल्ड, उनको अनुसूचित जाति की जितनी भी सुविधा है ये उनको उनकी कायम है। ये कहाँ कोऑर्डिनेट होता है, इसका संबंध कहाँ आता है? 15 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में जो स्टेटमेंट किया कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका आरक्षण मेरे जेब में है। कहाँ कनेक्ट हुआ ये प्रेसिडेंट ऑर्डर के साथ में। अभी सवाल जो आपने पूछा कि भाई जाति कॉलम में क्या लिखे, जब बौद्ध ये तुम्हारी जात नहीं, ये धर्म है। और मैंने धर्म क्या बताया कि धर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट, बहुत सारी जातियों का समूह जो बन के एक धर्म बनता है। अभी मुझे बताइए, 3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो बहुत प्रोमिनेंट है महाराष्ट्र के जी। एक तो हमारी नागपुर की रूपाताई कुलकर्णी, जन्म क्या है उनका, जाति क्या है, जन्म से सवर्ण ब्राह्मण है। उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, धर्म बदला लेकिन जाति बदली क्या उनकी? जाति नहीं बदली, ब्राह्मणी है। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, जिन्होंने ओबीसी के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन किया पूरे महाराष्ट्र में, वो हमारे मराठवाड़े के हनुमंतराव उपरे। उन्होंने ये सब करने के बाद भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जाति बदली क्या उनकी? जाति नहीं बदली। तीसरा हम लक्ष्मण माने का एग्जाम्पल लो, पारसी समाज के थे, उन्होंने भी धर्मांतर किया बौद्ध में, लेकिन उनकी जाति बदली गया। यही चीज जब तुम्हारी प्रेसिडेंट ऑर्डर 1990 का जब आया, उनके सीक्वेंसेस बड़ा जबरदस्त है।
वीपी सिंह को शायद मालूम था कि मैं उनके ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे करके 3 तारीख को उन्होंने दोनों हाउसेस में से वो पास कर लिया प्रेसिडेंट ऑर्डर का अमेंडमेंट। उसके बाद में 4 तारीख को प्रेसिडेंट ने उसको कंसेंट दिया, 4 जून को 90 को, और 8 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाल के सबको उसका सर्कुलेट किया कि ऐसा ऐसा है। और वही अभी परसों के दिन का 16 तारीख का हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान सचिव सामाजिक न्याय विभाग के, इन्होंने एक लेटर इशू किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और उसमें उन्होंने बताया, प्रधान सचिव श्याम तागड़े साहब ने, और उन्होंने बताया कि भाई एडमिशन के वक्त जो प्रेसिडेंट ऑर्डर जो आया है उसमें उनकी धर्म बौद्ध लिखो, उनकी जाति करके उनका उल्लेख मत करो, उनका उल्लेख करो अनुसूचित जाति से जो भी उनकी कास्ट है वो लिखो। यह भी परसों 16 फरवरी को उन्होंने इशू किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लेटर जो है, ये क्या है तुम्हारे प्रेसिडेंट ऑर्डर में। अच्छा, एक बात मैं दूसरी इससे जुड़ी हुई आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। जैसे कि जिन लोगों का ये मानना है कि जो सेंसस का कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर आए तो आप सिर्फ आपका जो फॉलोइंग धर्म है वो ही धर्म लिखे, यदि आप जिस धर्म को आप फॉलो करते होगे, आप जाति का उल्लेख बिल्कुल ना करें, भले ही आप किसी भी शेड्यूल में हो, या कास्ट के या ट्राइब के। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है, ये सोच आप नहीं देखते। अभी बताइए, अपने को 1950 के बाद में कितना रिजर्वेशन था? 13%, 13.5% था कि नहीं? आज अपने को कितना आरक्षण मिल रहा है? 8%। यानी हम कितने नीचे आ गए? क्यों? हमारी अज्ञानता से। हमने हमारा नॉलेज जो है हम गलत तरीके से कैसा इस्तेमाल किया करके हमारे आरक्षण की जो सीटें थी पॉलिटिकल, वो भी कम हो गई, हमारे खासदार कम हो गए, हमारे आमदार का 288 में हमारे आमदार कितने रहे? क्योंकि हमने वहाँ पर ये जाति का उल्लेख नहीं किया। और बौद्ध सब कहाँ गए? फिर अल्पसंख्यक में गए। ये ना तुम यानी माइनॉरिटीज में गए ना वो लोग, ना वो तुम्हारे उधर उसमें रहे, आरक्षण में रहे, ना इधर उसमें रहे, ना घर का ना घाट का। ऐसी बात हमारी परिस्थिति हुई। इसलिए मेरी सभी भाई बहनों से जो बौद्ध धर्म का जिन्होंने स्वीकार किया अनुसूचित जाति को, उनको मेरी यही विनती है कि आपकी जिस प्रकार के महाराष्ट्र शासन ने 2 कास्ट सर्टिफिकेट निकाले हैं, एक तो जो जनरल शेड्यूल कास्ट है वो लिखते हैं, और दूसरा है कि धर्मांतरित के पहले मेरी कास्ट। मत जात लिखो, आप महार मत लिखो, लेकिन उसका सीरियल नंबर जो है 37 वो तो बताओ। तभी तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो तुम्हारे जो अलोकेशन ऑफ फंड्स, जो जनगणना से जुड़ी ये चीज़ें हैं, जनगणना से जुड़ी तुम्हारे फंड्स जो कम हो गए, 13.5 से तुम्हारे 8 पर आए, वो तुम्हारे बढ़ जाएंगे यदि पॉपुलेशन बढ़ गई तो। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से तुम्हारे फंड्स बढ़ेंगे तुम्हारे विकास के लिए उसका। और मुझे बताइए, हमारे पढ़े लिखे लोग कितने हैं? हमारे समाज के जो अनुसूचित जाति के जो धर्मांतरित बौद्ध है, उनकी गांव की संख्या कितनी ज़्यादा है, और कितने लोग ये सभी चीज़ों से वंचित रहते हैं। तो उनको यदि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट से ज़्यादा विकास कार्य के लिए जो फंड्स आना चाहिए, या बाकी चीज़ों के सामाजिक, आर्थिक और तुम्हारा शैक्षणिक विकास करने के लिए करना है, तो आपको आपके दरवाजे पे जब आते हैं, आपने धर्म आपने बिल्कुल डंके के चोट पर लिखो कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन तुम्हारी जन्म की जात धर्मांतर के पहले क्या थी वो लिखना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम्हारी जात वहाँ कोई भी नहीं लिखेंगे, तो तुम किसी भी जाएंगे माइनॉरिटी में चले जाओगे। सर एक छोटी सी बात यहीं से जोड़कर जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई जात लिखे ही ना और सिर्फ धर्म लिखे, उनका तर्क ये है कि बाबा साहेब ने कास्ट एनिलेट करने के लिए कहा था, तो कास्ट को शो क्यों करना चाहिए? यहीं पर क्या है, हम बाबा साहब के कोटेशंस को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ में नहीं जोड़ते, आधा आधा लेते हैं और हम भाई उसको लंबा करते। बाबा साहब का जो ये था कि कास्ट सिस्टम जो है विच इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, उसको छोड़ो। बुद्धिस्ट होने के बाद में मेरा कास्ट का स्टेटस बढ़ गया है, लेकिन मेरी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन तो वैसी है,
उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले जो जजमेंट आया चौहान के केस में, जहाँ लेंटिन, जस्टिस लेंटिन, जस्टिस कुर्डीकर और जस्टिस रामदार ने, चौहान नाम के आदमी ने जब ओबीसी के और इसके शेड्यूल कास्ट के बारे में अपने महाराष्ट्र की जो केस गई, उस चौहान के केस में बहुत कैटेगरी बताया है कि नो डाउट जहाँ उन्होंने ये धर्म छोड़ दिया है, उनका जो स्टेटस बढ़ गया जाति के बाहर से आने निकल के बाद में, अभी वो पुराने जो ट्रेडिशनल जो उनके व्यवहार है वो नहीं करते, परंपरा वाले उनके जो उद्योग है वो नहीं करते, अभी अलग हो गए। लेकिन उनकी सोशो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल कंडीशन चेंज हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। उल्टी क्या हो गया, उल्टा ऐसा हो गया कि उन पर ज़्यादा अत्याचार होने लगे। उस पीरियड में देखिए आप 56 से लेके कुछ जो ऐसा कालखंड है, उस वक्त हमारे बौद्धों को बहिष्कार डालना, हमारे बौद्धों को काम धंधा नहीं देना, उनको यानी ह्यूमिलेट करना, जितना ज़्यादा होगा उतना अपमानित करना, ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये बाकी सवर्ण लोग हैं उसको, तो वो जो है तुम्हारी ग्रांट्स कम हो गई, तुम्हारे रिजर्वेशन में, तुम्हारे सर्विसेज में कम हो गए आप, और ये सब चीज़ें होने क्यों कारण है कि जनगणना में हम हमारी जो असलियत है वो असलियत को बाबा साहब ने पढ़ो लिखो बोला है, लेकिन उसके साथ में क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं तुम्हारी जन्म के वजह से, वो बेनिफिट को लेके चलो। हाँ, ट्रेडिशनल जो तुम बंधन व्यवहार करते थे, उद्योग करते थे, उसको छोड़ो, और जो अज्ञानता से जो तुम अपने अंधश्रद्धा से जो काम करते उसको छोड़ो। ये बाबा साहब का कहना था। हम उस चीज़ को छोड़ के हमारी अस्मिता अस्मिता करके बोलते हैं। अरे तुम्हारे पास में जब तुम्हारा पेट भरा नहीं रहेगा, तुम्हारे आंख पर कपड़े रहेंगे, तुम्हारी अस्मिता कहाँ रहेंगी? तो इसे सेंसस के इस पूरे प्रोग्रामिंग को आपको क्या लगता है, इस बातचीत को भी हमें अब पूरा करना है, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम को हमने किस तरह से देखना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? मेरी सबको यही विनती है कि जो अपने संविधान में जो बाबा साहब ने 341 में जो ये करके रखी है, उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑर्डर में आई है, आर्टिकल 32 में भी जो आई है, ये सब चीज़ों में जब बाबा साहब ने सोच रखी है कि तुम्हारा यदि विकास करना है, धर्म कोई भी आप ये कीजिए, बौद्ध धर्म क्या है तो बौद्ध धर्म से आप अपनी अस्मिता जरूर बढ़ाइए, लेकिन वो अस्मिता बढ़ाने के लिए जब तक आपको सपोर्टिंग वो चीज़ें नहीं जो कानून में है, उसका जब तक आप सहारा नहीं लोगे तब तक इसलिए सेंसस में आपके दरवाजे पर कोई भी आए, उनको आपने यही बोलना चाहिए कि मेरा धर्म बौद्ध है, मैं धर्मांतरित हूँ, लेकिन मेरा जन्म इस में हुआ है, ये मेरी धर्मांतर के पहले की जाति है, धर्मांतर के बाद में मैं ये समाज का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरा धर्म बौद्ध है। सभी भाई बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपके दरवाजे पर सेंसस वाला आएगा इन्फॉर्मेशन लिख के, उसको पहले पूछना तेरे पास में पेन है कि नहीं होंगे तो मेरी पेन ले, और इन्फॉर्मेशन पेन से लिखो, पेंसिल से लिखना नहीं। जहाँ मैनिपुलेशन होता है उसके पे ख्याल रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमारे सामने पेन से लिखो, पेंसिल से इन्फॉर्मेशन लिखने की नहीं। ये चीज़ें ख्याल में रखिए। धर्म बौद्ध लिखे और जात मेरी धर्मांतर के पहले क्या थी वो लिखना जरूरी है, क्योंकि धर्म हम बदल सकते हैं। जिस धर्म में, जिस जाति में मेरा जन्म हुआ, मैं वो मरे तक वो जात, ये भारत की जो जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, जो संविधान की जो व्यवस्था है, उसमें जाति लिखना जरूरी है। इसलिए जाति जो भी है आपकी, वो जाति लिखो और धर्म लिखो। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो रिटायर्ड जस्टिस CL थूल साहब के पास से आई है कि जातियों का शेड्यूल उसका अपना एक संवैधानिक स्टेटस है, और जो धर्म फॉलोइंग है उसकी एक अपनी बात है। तो धर्म और जाति ये दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन 1956 के बाद जो धर्मांतरित बौद्ध हैं उनके विषय में ये बड़ा संभ्रम की स्थिति रही है। लेकिन थूल साहब अपनी ओर से इस बात के लिए बड़े आग्रही है कि यदि संवैधानिक स्टेटस को उसके कानूनी स्तर पर अगर नहीं समझा जाएगा तो फिर
बहुत सारी चीज़ें ये गलत भी हो सकती है, और वो स्थितियां जहां से रिजर्वेशन जो कोई रोटी का सवाल नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। और ये प्रतिनिधित्व यदि पॉपुलेशन के साथ उसके परसेंटेज में जब कम कम होता चला जाएगा तो ये प्रतिनिधित्व भी अपने आप चला जाएगा। और इसलिए इस बात पर थोड़ा सा गंभीर होकर थुल साहब ये बात कहते हैं। थुल साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।